फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी, किंगफिशर एयरलाइंस, बिजनेस रिस्क, मोटोरोला ने पेजर शुरू किए थे और बिजनेस ही खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट रिस्क, वॉलमार्ट भारती। पॉलिटिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क में नोकिया लिख लीजिए। आप बताइए, नोकिया का कोई फोन खरीदता ही नहीं है, इसका मतलब रिस्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क होते हैं उसके ऊपर देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क एंड सेकेंड पोर्टफोलियो रिस्क। इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क एंड सेकेंड पोर्टफोलियो रिस्क। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है नीचे, आप भले समझ नहीं आए, आप एक बार लिख लें। मान लेते हैं पिछले 5 सालों की इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। कंपनी एक्स में पिछले 5 सालों में ये रिटर्न आया है 34%, 31%, 30%, 28%, 32%। एवरेज देखिए तो 31 है और कंपनी वाई का भी एवरेज 31 ही है, दोनों का एवरेज 31 है। लेकिन मुझे बताइए कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है, कंपनी एक्स या कंपनी वाई? कंपनी एक्स या कंपनी वाई? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, कंपनी एक्स ज्यादा रिस्की नहीं है, कंपनी वाई ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि कंपनी वाई का अगर आप रिटर्न देखें तो कभी ईद है, कभी रोजे हैं। 31% से या तो बहुत दूर है या 31% के बहुत दूरियां हैं, या तो प्लस की दूरियां हैं या माइनस की दूरियां हैं। कंपनी वाई ज्यादा रिस्की है। तो आप कहीं ना कहीं एक टूल का प्रयोग कर रहे हैं, इसी का नाम है कार्ल पियर्सन। एक व्यक्ति था कार्ल पियर्सन, यूरोप में था, उसने इस टूल को निकाला था और इस टूल का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या नाम है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसने अपना नाम ही रख दिया कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, लिख लिया होगा, डी पॉइंट लिखिए। रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी कैन बी डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग हेड्स। हम कुछ हेड्स में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन पहला रिस्क है, इसमें स्केयर नहीं है, खाली आप लिख दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन, कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा है जी वेरिएंस, वेरिएंस अभी बताएंगे। वेरिएंस में है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, और तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये बेटे आपने सब कुछ किया हुआ है, आप जब फाउंडेशन में थे तो बेटे आपने एक चैप्टर पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर कुछ बड़े हुए थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या मेजर्स ऑफ डेविएशन। बेटे वो यही चैप्टर था। चलिए जी, कंसेप्ट 8 लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बातें बतानी शुरू करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में लिख लीजिए। The measure of deviation of actual return from average or mean is named as standard deviation. The measure of deviation of actual return from average or mean is named as standard deviation. ये चित्र भले बना दें लेकिन बीच की जो फिगर्स है मत लिखिएगा। नॉर्मल कर्व का ये चित्र है, ये बेल शेप का दिखता है, बेल शेप का दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन इजीली बी रिलेटेड विद नॉर्मल कर्व। अभी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, हम उसको नॉर्मल कर्व से रिलेट करेंगे और उसका नॉर्मल कर्व बेल शेप का होता है। खाली बेल शेप बना दीजिए और मिडिल पॉइंट में एवरेज लिख दीजिए बेटे,
हाय राम, घंटी जैसा कर्व बेटे। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में घंटियां लगी होती हैं बेटे। अब मैं आपसे पूछूंगा, चलिए ये दो चित्र बना दीजिए, फिर इकट्ठा ही पूछूंगा मैं आपसे। फिगर ए में थोड़ा सा हाइट ज्यादा बना दीजिए, इसको बोलते हैं कोटोसिस। जो हाइट होती है नॉर्मल कर्व की हाइट की कोटोसिस 3 है, और इसकी कोटोसिस क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। और फिगर बी में स्क्यूनेस ज्यादा है। आप देखिए फिगर फिगर नॉर्मल कर्व में स्क्यूनेस नॉर्मल है, यहाँ पर देखिए स्क्यूनेस ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए किसका डेविएशन ज्यादा होगा। वैसे तो दोनों में डेविएशन है, लेकिन फिगर ए में ज्यादा है या फिगर बी में ज्यादा है। हाँ ठीक पहचाना, फिगर बी के अंदर ज्यादा डेविएशन है। क्यों? क्योंकि फिगर बी में जो वैल्यूज हैं वो मिडिल वैल्यू से ज्यादा बिखरी हुई हैं, बिखराव ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है। इसका मतलब जहां पर ज्यादा डेविएशन होती है, वहां पर जहां पर ज्यादा बिखराव होता है, मिडिल वैल्यू से जब दूरियां बढ़ती हैं, जिसकी ज्यादा दूरी होगी उसमें डेविएशन भी ज्यादा होगी। तो आइए मैं आपके सामने कुछ लिख दूं, डी पॉइंट लिख दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अंडरलाइन कर दीजिए, टोटल रिस्क, टोटल रिस्क, टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाई विल बी द रिस्क। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाई विल बी द रिस्क। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाई विल बी द रिस्क। फॉर्मूला लिख लीजिए जो कार्ल पियर्सन ने दिया, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, जिसको आप डी बोलते हैं, डी का मतलब होता है डेविएशन। गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न होल स्क्वायर क्यों करते हैं देखेंगे। अपॉन एन अंडर द रूट, होल अंडर द रूट है बेटे, एन के अंदर भी होल, ऊपर होल अंडर द रूट है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज, वो बेटा मैंने आगे कर दिया, उसको नहीं लिखना था। स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको बी पॉइंट लिख लीजिए जो भी है, मतलब ये वाले पॉइंट्स नहीं लिखने थे, मतलब ये नहीं लिखना है। आपने जैसे ई लिखा है तो सीधा एफ में आ गया मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज, सिग्मा पी डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी, सिग्मा पी डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी अंडर द रूट, अंडर द रूट सिग्मा पी डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी अंडर द रूट। अगर सैंपल साइज छोटा हो तो यहां लिखा हुआ है इन केस सैंपल साइज इज स्मॉल, इन केस सैंपल साइज इज स्मॉल then we will use the following formula। अब सैंपल का मतलब क्या होता है, छोटा कब होता है, वो सारी बातें देखेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, ठीक है जी। अब n माइनस वन क्यों करते हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अगर सैंपल साइज छोटा हो तो मैं n माइनस वन क्यों करना चाहिए, ये बात मैं अभी बताऊंगा। आप ध्यान से पहले एक एग्जाम्पल लिख लें। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फॉर 3 इयर्स। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का रिटर्न 3% है, सेकेंड ईयर का 4% है, थर्ड ईयर का 5% है। अब अगर रिटर्न का डिफरेंस देखें 3 और 4 में एक है, 4 और 5 में एक है, इसका मतलब डेविएशन एक आनी चाहिए। बट आप ये बताएं, मैंने यहां पे लिखा है 2, कैसे आया 2? 3 प्लस 4 प्लस 5, 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 3 4, एवरेज आ गया 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 1 और 1 1 होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 3, देखिए 0.81 आ रहा है, जबकि डिफरेंस आपको दिख रहा है 1 है। इसीलिए अगर सैंपल साइज छोटा हो तो हम क्या करते हैं, n माइनस वन कर देते हैं। वो अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अभी धीरे धीरे बताऊंगा, वो बताने ही जा रहा हूं मैं, वो मैं बताने ही जा रहा हूं, वो मैं बताने जा रहा हूं। आप बस यहां तक लिखना था, यहां तक लिख लें, ये कंसेप्ट तो पूरा लिख लें।
नाराज क्यों होते हैं? सारा समझाऊंगा ना, री एक्सप्लेन करूंगा ना। चलिए बेटे कोई बात नहीं, आप यहाँ तक नहीं लिखें, कोई टेंशन नहीं है, आपने यहाँ तक तो लिख ही दिया, एच पॉइंट तक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वाली बात अभी छोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वैसे लिख लेते तो अच्छा था, क्योंकि फिर मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया, मैं धीरे धीरे अभी समझाऊंगा तो समझ आएगा। अब एक छोटी सी चीज है वो रह गई है, अगर लिख ले तो अच्छा बेटे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। मान लेते हैं रिस्क 10% है और रिटर्न भी 10 है एक्स लिमिटेड का। तो अगर आप यहां पर इसका वेरिएंस निकालें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें, तो इसका फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रिटर्न। बेटे मुंह खराब ना करना, मुझे पता है आपको यहाँ तक ये समझ नहीं आया। अभी मैंने बेटे एक्सप्लेन किया ही नहीं तो समझ के आएगा। ऐसे आप मुंह फुलाना मत मेरे बेटे, ये गलत बात हो जाएगी। यहाँ बेटे दिल खोल के दे दिया और आप ऐसे मुंह बना रहे, नहीं बेटे खाली लिख लीजिए। नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा स्लाइड ये खोल दूंगा। मेरे को लगा कि एक बार दोबारा से स्लाइड खोलनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है मेरे बेटे, और कोई भी कारण नहीं है। नाराज ना होना बेटे, भले नहीं लिखना मत लिखो, मैं तो आगे लिखवाऊंगा नहीं। कंसेप्ट नंबर 9 हद कर दी आपने। यहाँ प्यार कर रहे हैं और आप अपनी बातें करते हैं, आप इतना मुंह छोटा कर लेते हैं। चलिए जी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ अब। पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा जी। मैं आपसे नाराज हूँ जी, आप ध्यान से मेरी बात को सुनते नहीं है और मुंह ऐसे छोटा मोटा कर लेते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटे, यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हम चैप्टर कर रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यही तो चैप्टर कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं। जैसे एक वानर का नाम था नल और दूसरे वानर का नाम था नील। और बेटे ये नल और नील ने जामवंत के कहने पे हनुमान जी को, जो हनुमान जी पवन के पुत्र थे, वो भूल गए थे कि उनके अंदर क्या क्या है। 8 तरह की सिद्धियां थी उनमें, 9 तरह की निधियां थी। बेटे वो भूल गए थे कि मैं पवन का पुत्र हूं। और बेटे नल और नील ने उनको बताया कि आप अंजनी माता के पुत्र हैं, आप पवन के पुत्र हैं। तो उनके अंदर वो शक्तियां दोबारा जागृत हो गई। बिल्कुल उसी तरह से सिक्योरिटी एनालिसिस में आपको एक तो इस नल और एक इस नील का ध्यान रखना है, बाकी सारा चैप्टर हो जाएगा। मैं इस समय नील के ऊपर हूं। रिस्क, रिस्क का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है आपने जो सोचा है वो ना हो। अब आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए, ये नॉर्मल कर्व तो आप सबने प्रिपेयर किया,
और नॉर्मल कर्व के इस पॉइंट में कहते हैं मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ये तो मिडिल वैल्यू है मेरे बेटे, मिडिल वैल्यू है बेटे। ये लेफ्ट हैंड साइड है इस कर्व की, ये 50% है मेरे बेटे, और ये राइट हैंड साइड है इस कर्व की, और ये भी 50% है मेरे बेटे। ये भी 50, ये भी 50। इसको मोड़ा जाए तो कुछ इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां खड़े हैं और एक आपका दोस्त यहां खड़ा है और एक दोस्त यहां खड़ा है, बताइए कौन सा दोस्त आपसे ज्यादा दूर खड़ा है? बड़ी सिंपल सी बात है। आप क्या देखेंगे? आप यहां से इसकी दूरी देखेंगे, यहां से इसकी दूरी देखेंगे, और ये जरूर कहेंगे कि भाई x नहीं y ज्यादा दूर खड़ा है। इसका मतलब आपने जाने अनजाने में दूरी निकाल तो ली, लेकिन दूरी निकाली कैसे? एवरेज से, एवरेज से, एवरेज से, एवरेज जितना था उसमें से जहां पर वो एक्चुअल खड़ा है उसका एक्चुअल डाटा, एवरेज डाटा माइनस एक्चुअल डाटा। आपने दूरी कैलकुलेट की, एवरेज डाटा माइनस एक्चुअल डाटा। तो एवरेज डाटा से एक्चुअल डाटा में जब आपने डिस्टेंस देखा तो दूरी आ गई। तो बेटे दूरी जो है पॉजिटिव ही होती है, लेकिन कई बार क्या होगा, वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी। तो बेटे हम क्या करेंगे, दूरी का होल स्क्वायर कर देंगे, हम दूरी का होल स्क्वायर कर देंगे। और बेटे क्योंकि दूरी का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि माइनस आ गया था, उसका मैं अंडर द रूट कर दूंगा, उसका बेटे मैं अंडर द रूट कर दूंगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने एक आपको पॉइंट बताना है कि हम रिस्क निकालने के लिए कभी भी क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन की मदद लेंगे। कार्ल पियर्सन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। बस बेटे, बस बेटे, देखो बेटे बताने को तो मैं कह सकता था फॉर्मूला रट लो, लेकिन बेटे मेरा दिल नहीं मानता ना। कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। अगर उसमें प्रोबेबिलिटीज दिए होंगे तो हम ये यूज करेंगे, जहां पर पी का मतलब क्या है आप लिख चुके हैं बेटे, क्यों लिख रहे हैं बार बार? प्रोबेबिलिटी। डी का मतलब क्या है? डेविएशन, डेविएशन ऑफ वेरिएबल, डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एवरेज, डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एवरेज। और बेटे इसका होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस में फिगर आ जाती है, तो माइनस को खत्म करने के लिए होल स्क्वायर करते हैं। क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए अंडर द रूट कर रहे हैं, क्योंकि होल स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा। समझ आई? अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटीज ना दी हो तो लिख चुके हैं आप, लिख चुके हैं। आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, मतलब सिग्मा आर माइनस आर बार होल स्क्वायर, मतलब एक्चुअल आर और आर में डिफरेंस देख लेंगे, एवरेज आर में डिफरेंस देख लेंगे अपॉन एन, और अगर सैंपल साइज छोटा है तो एन माइनस वन। आराम से मेरे बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। तो मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी उस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करें। वैसे मैं अभी होमवर्क भी देखूंगा, क्या होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी निकाल लें, पेज नंबर 209। मैं आज दो क्वेश्चंस करूंगा, एक 7th करूंगा और एक 10th क्वेश्चन करूंगा दोस्तों। एक 7th करूंगा और एक 10th करूंगा। पेज नंबर 210 में क्वेश्चन नंबर 10th है, और पेज नंबर 209 में क्वेश्चन नंबर 7th है। दो क्वेश्चंस करने हैं, आप निकाल लीजिए। मैं भी उनको खोल रहा हूं आपके सामने, एक बार आप देख लें।
ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया। अब आप आराम से क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देखें। मैं अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाला हूँ। आपकी बुक में जैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया है क्योंकि मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ाया है, कोई बात नहीं। ये तो खाली मैं आपको दिखाने के लिए बताना चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये बुक ही मैंने आपके सामने खोल के रख दी। वैसे इस बुक को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं भूपेश आनंद क्लासेस की साइट से। हमने इसकी पूरी सॉफ्ट कॉपी वहां रख दी है। तो मैं पहले 7th क्वेश्चन करूंगा। जैसे लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग आउटकम्स एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन नेपोलियन लिमिटेड कंप्यूट द रिस्क। अंडरलाइन कर दीजिए, रिस्क निकालना है और आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। पॉसिबल रिटर्न है 40% आ सकता है, 17% भी हो सकता है, या माइनस का 6% भी हो सकता है। और उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं 25%, 50%, 25%। ठीक है जी। आपको रिस्क निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, अभी दोबारा खोलूंगा फिर दिखाऊंगा आपको। ये मैंने आपके सामने नया पेपर खोल लिया और अब आपके सामने मैं इस नए पेपर को करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं इस समय हम दोस्तों। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7।